हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण वंशों के बारे में जानकारी लेके आया हूं। सबसे पहले बात करेंगे हम चोल वंश के ऊपर, उसके बाद पाल वंश को पढ़ेंगे, सेन वंश और लोहार वंश। इन चारों वंशों से जितनी जानकारियां रहेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इन चारों वंशों से संबंधित जो जानकारियां रहेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। ये स्पेशली आप लोगों के लिए यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एचटेट या जितने भी एग्जाम्स आपके जिसमें हिस्ट्री इतिहास पूछा जाता है, जिसमें जीएस आती है, जैसे कि यूपीएसआई, पीसीएस, पुलिस, इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बात करता हूं। सबसे पहले तो मैं इस ये जो सेशन लेके आया हूं आपके लिए जीएस का, इतिहास का, ये पूजा पब्लिकेशन की बुक है जो कि स्पेशली आईएएस और पीसीएस के लिए जानी जाती है। वन लाइनर फॉर्म में ये क्वेश्चंस हैं और इसी को मैं इस प्रकार से आपको सामने रखता हूं। आज का विषय भारत, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश ये रहेगा। इससे ऊपर की जानकारियां मैं आप सभी को दे चुका हूं, तो इसी सीरीज में हम बढ़ते हैं आज दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं चोल साम्राज्य की। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो चोल साम्राज्य के संस्थापक थे विजयालय। राजधानी तंजौर या तंजावुर में थी और अनुयायी जो थे वे शैव धर्म के अनुयायी थे। अगर कहा जाए कि चोल साम्राज्य में किस धर्म के अनुयायी थे, तो शैव धर्म के अनुयायी थे चोल वंश में। और उस समय चोल वंश में शैव धर्म के अलावा एक वैष्णव धर्म भी प्रचलित था, लेकिन चोल साम्राज्य में मुख्य रूप से शैव धर्म, शिव के पुजारी ही माने गए हैं। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, कि चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय 850 से 887 में की थी। उसने तंजौर पर आक्रमण करके नर केसरी की उपाधि भी धारण की थी। तो विजयालय ने स्थापना करी थी चोल साम्राज्य की और उन्होंने तंजौर पर अधिकार करने के पश्चात अपने आप को एक उपाधि प्रदान की थी जिसका नाम था नर केसरी। चोलों में पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता राज्य की स्थापना परांतक प्रथम ने की थी। परांतक प्रथम जो थे उन्होंने संपूर्ण स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। आदित्य प्रथम ने ही रक्त और लौह की नीति का पालन कर मदुरा के पांड्य राजा को हराया और मदुरई कोंड की स्थापना करी थी। चोल वंश का वास्तविक संस्थापक अगर कहा जाए तो परांतक प्रथम था। परांतक प्रथम क्यों? क्योंकि इसी ने पूर्ण रूप से स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी थी। वैसे विजयालय ने करी थी स्थापना, लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाता है कि वास्तविक संस्थापक या पूर्ण रूप से स्वतंत्र राज्य की जो स्थापना थी वो किसने करी थी, तो वो करी थी परांतक प्रथम ने। उसके बाद बात करते हैं कि 915 में परांतक ने वेलूर के युद्ध में पांड्य और श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं को, दोनों सेनाओं को बुरी तरह से पराजित कर दिया था, बुरी तरह से हरा दिया था। चोल शासकों में राजराज प्रथम ने जल सेना की स्थापना की थी। तो अगर कहा जाए कि जल सेना की संगठित व्यवस्था चोल शासकों में किसने करी, तो राजराज प्रथम ने करी थी। राजराज प्रथम ने 985 से 1014 ईस्वी तक शासन किया था और सबसे पहले चेरों की नौसेना को कांडलूर में परास्त किया और इस विजय के उपलक्ष्य में कांडलूर शालैकल मरुत की उपाधि धारण की। देखिएगा, ये जो उपाधि है कि कांडलूर शालैकल मरुत की उपाधि किसने धारण करी, तो ये राजराज प्रथम ने धारण करी थी, क्योंकि उसने विजय प्राप्त करी थी। उसने चेरों की नौसेना को कंडलूर में हराया था, इसके उपलक्ष्य में उन्होंने ये उपाधि धारण करी थी। उसके बाद चालुक्य, मदुरा और पांड्य तथा दक्षिण मैसूर के गंग राजाओं को भी पराजित किया था। इन सभी राजाओं को उन्होंने पराजित किया था। राजराज प्रथम ने श्रीलंका, सीलोन के शासक महेंद्र, जिसे महेंद्र भी कहा जाता है, महेंद्र पंचम को पर आक्रमण करके उसे भी परास्त किया और श्रीलंका में पोलन रुआ को अपने राजधानी बनाया था। तो अगर कहा जाए कि श्रीलंका में कौन सी राजधानी बनी थी, तो पोलन रुआ ये वहां पर राजधानी बनी थी। इसका नाम जयनाथ मंडलम भी बाद में उन्होंने रख दिया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि राजराज प्रथम ने लक्षद्वीप और मालदीव पर भी विजय प्राप्त करी थी। राजराज प्रथम ने एक दूत मंडल कहां पर भेजा था? चीन भेजा था। उसके बाद बात करते हैं कि राजराज प्रथम जो थे
उन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर, जो कि शिव मंदिर था, इसका निर्माण भी कराया था। तो इसका मतलब ये भी है कि उस समय ये भगवान शिव को मानते थे, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में बताया ना कि ये शैव धर्म के अनुयायी थे। तो शैव धर्म के अनुयायी जो होंगे वे भगवान शिव की उपासना करते हैं। अगर आपने शैव धर्म की वीडियो नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं शैव धर्म पे पूरी वीडियो बना चुका हूं। उसके बाद बात करते हैं कि चोल साम्राज्य का सबसे ज्यादा जो विस्तार था वो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। राजेंद्र प्रथम सबसे पहला भारतीय शासक था जिसने अरब सागर पर अपनी प्रभुता कायम करी थी। तो अगर पूछा जाए कि अरब सागर में अपनी प्रभुता या अपना जो साम्राज्य था वो स्थापित करने वाला शासक कौन था, तो उस समय था राजेंद्र प्रथम। पूरी जानकारी आप लोगों के सामने हुई। उसके बाद बात करते हैं कि राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित कर दिया। इस गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर ही राजेंद्र ने गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी। देखिएगा, ऐसा होता था कि जैसे ही कोई अच्छा कार्य या कोई अच्छी विजय प्राप्त कर ली जाती थी तो ये राजा अपने आप को उसी से संबंधित कोई उपाधि दे देते थे। तो गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र प्रथम ने अपने आप को कौन सी उपाधि दी? गंगईकोंड चोलपुरम। उसके बाद बात करते हैं कि राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण भारत में वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए विशाल विद्यालय की स्थापना कराई थी और पंडित चोल और मुड़ीगुंड चोल की उपाधि भी इन्होंने धारण करी थी। चोल नरेश राजाधिराज ने अपने विजयों के उपलक्ष्य में अश्वमेघ यज्ञ भी कराया था। तो अगर पूछा जाता है कि चोल में, क्योंकि इससे पहले भी जितने अश्वमेघ यज्ञ हुए हैं मैंने आपको बताए हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि चोल नरेश, कौन से चोल नरेश ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया था, तो चोल नरेश राजाधिराज ने अपने विजयों के उपलक्ष्य में अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था। उसके बाद चोल नरेश राजाधिराज ने अपने विजयों के उपलक्ष्य में अश्वमेघ यज्ञ कराया, मैं बता चुका हूं। चोल नरेश वीर राजेंद्र ने चालुक्य नरेश सोमेश्वर को पराजित कर तुंगभद्रा नदी के तट पर विजय स्तंभ की स्थापना करी तथा राजकेसरी की उपाधि अपने आप को दी। तो देखिएगा, जैसे ही कोई भी राजा किसी विशेष विजय को प्राप्त करता था ये अपने आप को कोई ना कोई उपाधि दे देते थे। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था। बंगाल की खाड़ी जो थी इसको किसका रूप प्रदान किया? चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था। चोल नरेश कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में चोल चालुक्य वंश की स्थापना की शुरुआत हुई थी। उसके बाद बढ़ते हैं आगे कि कुलोत्तुंग के शासनकाल में श्रीलंका के शासक विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु उसने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया। उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरप्पेरुमाल के साथ कर दिया था। वीरप्पेरुमाल के साथ उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में 720 व्यापारी चीन भेजे गए थे। कि 720 व्यापारी व्यापार के उद्देश्य से कहां पर भेजे गए थे? ये भेजे गए थे चीन। लेकिन किसके शासनकाल में भेजे गए थे? तो 720 व्यापारियों को कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में चीन भेजा गया था। कुलोत्तुंग ने भूमि का सर्वेक्षण करवाया, जितनी भी भूमि इसके शासनकाल में थी सारी भूमि का सर्वेक्षण करवाया और व्यापार में बाधक चुंगियों और तटकरों को समाप्त कर दिया। इसने कहा कि जितने भी बीच में चुंगियां आती हैं जो या जितने भी बिचौलिए हैं उन सभी के करों को मुक्त कर दिया जाए ताकि व्यापार करने में आसानी रहे। और इन सभी के कार्य करने के पश्चात, चुंगी समाप्त करने के पश्चात, बिचौलियों का कार्य समाप्त करने के पश्चात, तटकरों को समाप्त करने के पश्चात उन्होंने अपने आप को एक उपाधि दी। कौन सी? वो थी सुगम वृत्त चोल। ये उपाधि उन्होंने अपने आप को दी थी। बात करते हैं कि चोल शासक विक्रम चोल ने चिदंबरम स्थित नटराज मंदिर को नया आकार प्रदान किया तथा श्रीरंगम के रंगनाथ मंदिर को सजाया और संवारा था। इसका पुनर्निर्माण कराया था, पुनर्स्थापना इस मंदिर की कराई थी। अब बात कर लेते हैं कि चोल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो चोल वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो था राजेंद्र तृतीय। चोल काल में उपराजा के पद पर सदा राजकुमारी नियुक्त होती थी। उपराजा का जो पद था उस पर कौन नियुक्त होता था? वो होती थी राजकुमारी। चोल शासक प्रशासन की विशेषता
ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी। चोल प्रशासन दो श्रेणियों में बटा हुआ था। इसमें ऊपरी श्रेणी में जो कौन आते थे, तो ऊपरी श्रेणी में आते थे पेरुंदनम और निम्न श्रेणी में आते थे शिरुदनम। ये दोनों कहलाते, ऊपरी श्रेणी पेरुंदनम और निचली श्रेणी जो थी वो शिरुदनम। सरकारी पद वंशानुगत होते थे कि जितने भी सरकारी पद दिए जाते थे वो वंशानुगत होते थे कि बेटे पिता के बाद वो जो पद है वो सदैव उसके पुत्र को दिया जाएगा। इसी प्रक्रिया को वंशानुगत कहा जाता था। राजा के अंगरक्षकों को क्या कहा जाता था, तो जो राजा के अंगरक्षक होते थे, जो राजा की सहायता करते थे, जो राजा की रक्षा करते थे, उन्हें कहा जाता था वेड़ककार। और मंत्रियों को क्या कहा जाता था, तो ये वेड़ककार जो है ये तो कहा जाता था राजा के अंगरक्षक, लेकिन मंत्रियों को क्या कहा जाता था, तो मंत्रियों को कहा जाता था उड़न कुट्टम। उड़न कुट्टम कह दिया मंत्रियों को और अंगरक्षकों को क्या कह दिया, वेड़ककार। अब बात करते हैं जो उड़न कुट्टम राजा के आदेशों पर लिपिबद्ध करता था। जितने भी राजा के आदेश होते थे ये मंत्रियों को जो उड़न कुट्टम जो थे ये उसे लिपिबद्ध करते थे। बात करते हैं कि चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांत को मंडलम भी कहा जाता था। मंडलम या इसे ऐसा कहा जाए कि वलनाडु या नाडु, उसके बाद कुर्रम या कोट्टम। नाडु की स्थानीय सभा को नट्टार तथा व्यापारिक संघ की सभा को क्या कहा जाएगा, नगरम या नगर टक्कार कहा जाता था। गांवों के कारोबार की देखरेख हेतु एक कार्यकारिणी समिति होती थी जिसे क्या कहा गया, वरियम। तो वरियम क्या है, वरियम एक कार्यकारिणी सभा थी जो कि गांव के कारोबार की देखरेख करती थी। वरियम की सदस्यता प्राप्त करने के लिए कुछ अहर्ताएं निर्धारित कर दी गई थी कि कुछ योग्यताएं निर्धारित कर दी गई थी, जैसे कि वह व्यक्ति 35 से 70 वर्ष की आयु का होना चाहिए, वह 1.5 एकड़ का स्वामी होना, ये जमीन का बता दिया कि भाई 1.5 एकड़ का वह स्वामी भी होना चाहिए। 35 से 70 उम्र ही नहीं बल्कि 1.5 एकड़ जमीन का स्वामी भी होना चाहिए। अपने स्वयं के मकान में रहता हो, ऐसा नहीं है कि वो दूसरों के मकान पर रहे बल्कि आप खुद का मकान होना चाहिए। और वेद मंत्रों का ज्ञाता भी उसे होना चाहिए, अर्थात ये था कि ये वेद मंत्र और भगवान में भी विश्वास रखते थे। बात करते हैं कि वरियम के सदस्यों का कार्यकाल जो था वो 3 वर्ष का होता था। सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता था, सदस्यों का चुनाव होता था लॉटरी के द्वारा। वरियम के 30 सदस्यों में से 12 वरिष्ठ विद्वान सदस्यों को वार्षिक समिति के लिए तथा 12 सदस्यों को उद्यान समिति तथा 6 सदस्यों को थेरी वरियम के लिए चुना जाता था। चोलकालीन राजस्व का प्रमुख साधन क्या था, भूमिकर था। अब भूमिकर, क्योंकि जितने भी शासक हुए थे सभी का प्रमुख जो इनकम ऑफ सोर्स था वो भूमिकर ही होता था। उपज के उत्पादन का 1/3 हिस्सा 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। अगर पूछा जाए कि भाई भूमिकर का कितना लिया जाता था, तो 2 हिस्से किसान के और 1 हिस्सा राजा का या ऐसा शासन का। उसके बाद बात करते हैं अग्रहार गांव वे थे जो ब्राह्मणों को दिए जाते थे, जिनकी अधिकांश जनसंख्या न केवल ब्राह्मण थी बल्कि ब्राह्मणों द्वारा बसाई भी जाती थी। आगे बढ़ते हैं कि देवदेव गांव वे गांव थे जो मंदिर या देवताओं के प्रति समर्पित होते थे। चोलकालीन स्थापत्य कला में ईंटों की जगह पत्थर का प्रयोग किया जाता था। द्रविड़ शैली में बने मंदिरों की विशेषता थी। तो यहां से यह भी पता चला कि मंदिर कौन सी शैली में बनाए जाते थे, तो मंदिर जो थे वो द्रविड़ कला शैली में बनाए जाते थे। और इन मंदिरों की कुछ खास विशेषता थी, जैसे कि गर्भगृहों के ऊपर कई मंजिलों का निर्माण, वर्गाकार ऊंचे विमान, मंडप, गोपुरम, कलापूर्ण स्तंभ, ये सारे के सारी जो विशेषताएं हैं वो चोलकालीन मंदिरों में देखने को मिलती हैं। द्रविड़ कला शैली में बने होते थे ये मंदिर और इनकी विशेषता थी विमान, अर्थात चोलों की मूर्ति कला भी उच्च कोटि की थी। और इस समय कांसे की नटराज की मूर्तियां भी बड़े पैमाने पर मिली हैं, मतलब कि जो कांसे की मूर्तियां बनाने की उस समय प्रचलन में थी, क्योंकि कांसे की मूर्तियां अत्यधिक मात्रा में मिली है। अब बात कर लेते हैं कि चोलकालीन के सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो जो चोल काल के समय में सिक्के होते थे उन्हें कहा जाता था काशू। काशू जो थे वो चोल काल के सिक्के होते थे।
चोल काल में सैन्य टुकड़ियों को क्या कहा जाएगा? नायक कहा जाएगा। सेना अध्यक्ष या प्रधान सेनापति को क्या कहा जाता था? तो महादंड नायक। महादंड नायक कौन होता था? ये सेना अध्यक्ष होता था, सेनापति होता था या प्रधान सेनापति होता था। चोल शासकों के शासनकाल में उद्यान प्रशासन का कार्य टोट्टवरियम देखता था। उसके बाद बात करते हैं कि चोल काल में दास प्रथा और विधवा विवाह का प्रचलन था, यानी कि जो दास बना करके रखते थे ये भी कला उस समय ये भी कार्य प्रचलित था, और विधवा विवाह की जो विधवा होती थी उनका पुनर्विवाह भी उस समय प्रचलन में था। चोल काल में संस्कृत भाषा के साथ ही तमिल, तेलुगु और कन्नड़ का भी विकास हुआ, क्योंकि हमारी प्राचीनतम भाषा जो है वो तो संस्कृत है। संस्कृत जो है वो देव भाषा भी कही जाती है, और लेकिन इसके साथ साथ ही तमिल, तेलुगु और कन्नड़ का भी प्रचलन होने लगा था। बात कर लेते हैं कि कंबन का समय जो था वो तमिल भाषा का स्वर्ण काल माना गया है, कि कंबन का समय तमिल भाषा का स्वर्ण काल माना जाता है, कि इस समय तमिल भाषा का अत्यधिक प्रचार प्रसार हुआ और तमिल भाषा फली फूली थी। उसके बाद बात कर लेते हैं कि चोल राजाओं ने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी चुनने की प्रथा प्रारंभ कर दी थी, कि राजा होता था वे अपने उत्तराधिकारी को अपने जीते जी ही चुनाव कर लेते थे उसका, और जीवन काल में उसे शासन में भाग लेने का मौका दिया था, कि जब राजा बने रहते थे तो भी उसके उत्तराधिकारी जो होते थे वो शासन में प्रवेश कर सकते थे, या ऐसा कहें कि शासन में हस्तक्षेप कर सकते थे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि पंप, पोन्न और रन, ये तीन जो है पंप, पोन्न और रन को कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न माना गया है। तो त्रिरत्न कहें तो क्या था? ये था पंप, पोन्न और रन। बात कर लेते हैं तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित तिरुकुरल को तमिल भाषा की बाइबल माना जाता है। तमिल भाषा की अगर कहा जाए कि तमिल भाषा की बाइबल क्या है तो ये है तिरुकुरल, और तिरुकुरल किसने लिखी है? ये लिखी है तिरुवल्लुवर द्वारा। चोल काल में शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें शिक्षक के रूप में भी प्रदर्शित करती है, कि ऐसा भी माना गया है क्योंकि शैव धर्म के अनुयायी थे और शिव की जो दक्षिणामूर्ति है इसे सभी शिक्षक के तौर पर देखते थे। उसके बाद चोल के बाद आता है पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। 750 से 770 तक इन्होंने शासन किया, राजधानी अपनी मुंगेर रखी, और चोल जो थे वे तो शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन पाल वंश की अगर बात की जाए तो पाल वंश के जो लोग थे वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यहां से इतनी जानकारी। उसके बाद बढ़ते हैं कि प्रमुख शासक कौन थे। तो प्रमुख शासक कौन थे? धर्मपाल हुए, देवपाल हुए, नारायणपाल हुए, महिपाल हुए, नैपाल हुए, ये सारे के सारे प्रमुख शासकों में आते हैं। पाल वंश की स्थापना बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल ने करी थी। ठीक है, इसी ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी करी थी। तो गोपाल द्वारा ही पाल वंश की स्थापना करवाई गई थी, और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी वो भी गोपाल द्वारा ही की गई थी। गोपाल के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बना? धर्मपाल, जो कि 770 से 810 ईस्वी तक शासन किया उन्होंने। त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लेने वाला धर्मपाल पाल वंश का पहला शासक था। अब बात कर लेते हैं कि गुजरात कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी। तो अगर कहा जाए उत्तरापथ स्वामी की उपाधि किसे प्रदान की गई तो ये धर्मपाल को प्रदान की गई, और इन्होंने 770 से लेकर के 810 ईस्वी तक शासन किया था। धर्मपाल ने इसके अलावा विक्रमादित्य बौद्ध विश्वविद्यालय तथा सोमपुर में बौद्ध विहार का निर्माण भी कराया था। उसके बाद बात करते हैं धर्मपाल के दरबार में बौद्ध विद्वान हरिभद्र निवास करते थे। हरिभद्र जो थे वो बौद्ध विद्वान थे जो कि धर्मपाल के दरबार में निवास करते थे। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था। उसे लेखों में परम सौगात, परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजाधिराज भी कहा गया है। खलीपुर लेख में धर्मपाल को सभी संप्रदायों विशेषतः ब्राह्मणों का आदर करने वाला कहा गया है। तो ये खलीपुर लेख में कहा गया है कि जो धर्मपाल शासक थे जिन्होंने 770 से 810 तक शासन किया था, ये सभी संप्रदायों विशेषतः ब्राह्मणों का आदर करने वाला है। धर्मपाल के बाद शासक कौन बना? इसके बाद शासक बना देवपाल। इन्होंने भी 40 वर्ष तक शासन किया, 810 से लेकर के 850 तक।
और देवपाल ने सुमात्रा तथा जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव द्वारा बनवाए गए बौद्ध विहार के अनुरक्षण के लिए 5 गांव अनुदान दिए, 5 गांव दान दे दिए थे। क्यों? क्योंकि ये चाहता था कि जो बौद्ध विहार का अनुरक्षण किया जाए, बौद्ध विहार की जो फला फूल है इसके द्वारा बौद्ध विहार का संरक्षण हो सके, इसलिए उन्होंने 5 गांव भी दान में दे दिए थे। बात करते हैं कि नारायण पाल की भी सैनिक जीवन में अपेक्षा साधु जीवन व्यतीत करने में अधिक रुचि थी। उसने शिव के सम्मान में 1000 मंदिरों का निर्माण कराया, क्योंकि शिव के सम्मान में कितने मंदिरों का निर्माण करवाया? 1000 मंदिरों का निर्माण कराया था। किसने? नारायण पाल। अब बात करते हैं महिपाल प्रथम, जो उसके 988 से लेकर के 1038 तक शासन किया था। इन्होंने पाल वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित करके अपनी योग्यता प्रमाणित करी थी। महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। पाल वंश का दूसरा संस्थापक कौन है? ये था महिपाल प्रथम। उसके बाद तारानाथ ने संध्याकार नदी द्वारा रचित रामपाल चरित के नायक रामपाल 1077 से 1120 को इस वंश का अंतिम शासक कहा है। कि पाल वंश का अंतिम शासक किसे माना गया? रामपाल को, जिन्होंने 1077 से लेकर के 1120 ईस्वी तक शासन किया था, और जिसके पश्चात हिंदू काव्य में दाय भाग का जन्मदाता जिमूत वाहन को पाल शासकों का संरक्षण प्राप्त था। पाल राजाओं का शासन जो था वो प्राचीन भारतीय इतिहास के उन राजवंशों में से एक है जिन्होंने लंबे समय तक राज्य किया था। लगभग 400 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। पाल राजाओं की बड़ी संख्या में ये हाथी रखते थे, क्योंकि हाथी जो होते थे युद्धों में ये भी प्रशिक्षित किए जाते थे। उसके बाद बात कर लेते हैं 1203 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने धर्मपाल द्वारा स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, जिसमें विदेशों से विशेषतः तिब्बती विद्यार्थी पढ़ने आते थे। मैंने बताया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था ये बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, प्राचीन समय में शिक्षा का स्रोत माना गया है। और पाल वंश के पश्चात आता है सेन वंश। तो बात कर लेते सबसे पहले तो कि सेन वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे सामंत सेन, राजधानी नदिया या इसे कहें लखनौती। बात करते प्रमुख शासक कौन कौन हुए? तो विजय सेन, वल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन, ये तीनों इस समय के प्रमुख शासक हुए हैं। बात कर लेते हैं कि सेन शासक स्वयं को कनीट क्षत्रिय, ब्रह्म क्षत्रिय और क्षत्रिय कहते थे। स्वयं को दक्षिणापथ के राजाओं के वंशज मानते थे। और बात कर लेते हैं कि विजय सेन ने विजयपुरी तथा विक्रमपुर की स्थापना करी थी। विजय सेन की मृत्यु के पश्चात वल्लाल सेन बंगाल का शासक बना। इसे बंगाल में जाति प्रथा तथा कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय भी जाता है। तो अगर कहा जाए कि जाति प्रथा और कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय किसे जाता है, तो ये जाता है बंगाल के शासक बल्लाल सेन को। बात करते हैं कि बल्लाल सेन स्वयं एक विद्वान था, लेकिन जो विद्वान व्यक्ति होगा उसकी एक विशेषता और भी मिलेगी कि वो स्वयं विद्वान होकर के विद्वान लोगों का संरक्षण भी करेगा। तो इन्होंने भी विद्वानों का संरक्षण किया। उसने दान सागर तथा अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना की, लेकिन इन्हें पूरा नहीं किया जा सका। दान सागर और अद्भुत सागर दोनों ग्रंथों की रचना जरूर की, लेकिन इन ग्रंथों को पूरा नहीं किया जा सका। बल्लाल सेन ने गोडेश्वर और निशंक शंकर की उपाधियां धारण की। सेन शासक लक्ष्मण सेन 1178 से 1205 तक इन्होंने बंगाल की प्राचीन राजधानी गोड़ के निकट एक अन्य राजधानी लक्ष्मणवती, जिसे लखनौती कहते हैं, इसकी स्थापना करवाई थी। 1202 में मोहम्मद गोरी के सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इन्होंने उसकी राजधानी लखनौती पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार कर लिया। और लक्ष्मण सेन स्वयं विद्वान था, विद्वानों का संरक्षक भी था। उसने अपने पिता बल्लाल सेन द्वारा प्राप्त किए अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना की। तो देखिए बताया गया था ना कि अद्भुत सागर की रचना जरूर करी थी बल्लाल सेन ने, लेकिन पूरा नहीं किया। तो अगर पूरा करने की बात आए तो पूरा क्या था उनके बेटे लक्ष्मण सेन द्वारा। तो उन्होंने इस अद्भुत सागर की रचना
पूरी करी थी। लक्ष्मण सेन के दरबारी कौन थे? तो दरबारी कवि थे श्रीधर दास, गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई, ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता हलायुध, ये सब निवास करते थे। कहा जाएगा कि लक्ष्मण सेन जो थे ये भी विद्वान व्यक्ति थे। उसके साथ बल्लाल सेन जो थे इनके पिता, वो भी विद्वान व्यक्ति थे। तो विद्वान थे तो विद्वानों को अपनी सभा में बैठाने के लिए ये आदर सहित उन्हें आमंत्रित करते थे। बात करते हैं हलायुध, इसका प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री था। तो अगर कहा जाए कि लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री कौन थे, तो हलायुध थे इनके। लक्ष्मण सेन ने गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया। लेखों में उसे परम भागवत की उपाधि भी प्रदान की गई है। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सबसे पहले हिंदी में लिखवाया था। तो अगर पूछा जाए कि हिंदी में अभिलेखों की रचना किसने करवाई थी, तो सेन राजवंश पहला ऐसा राजवंश था जिसने अभिलेखों को सबसे पहले हिंदी भाषा में लिखवाया था। उसके बाद बढ़ते हैं लोहार वंश की तरफ। इसका संस्थापक जो था वो था संग्राम राज, 1003 से 1028 तक, जो रानी दिद्दा का भतीजा था। रानी दिद्दा का भतीजा संग्राम राज जो था वो लोहार वंश का संस्थापक था। संग्राम राज के अपने मंत्री तुंग को भटिंडा के शाही शासक त्रिलोचन पाल की ओर से महमूद गजनवी से लड़ने के लिए इन्होंने भेजा था। लोहार वंश के शासकों में हर्ष का नाम उल्लेखनीय है कि वह स्वयं विद्वान और कवि तथा भाषाओं और विधाओं का ज्ञाता था। कल्हण उसका राज दरबारी था। तो कल्हण जो थे वो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं जो इसके दरबारी कवि भी थे। बात करते हैं कि हर्ष को कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि कश्मीर का नीरो कौन है, तो कश्मीर का नीरो है हर्ष। हर्ष अपनी सुख सुविधाओं तथा विलासिता पर उसके द्वारा बेतहाशा व्यय किए जाने से राज्य में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। हर्ष जो था ये एक ऐसा शासक हुआ है जो कि विलासिता में अपना जीवन व्यतीत करता था, जो विलासिता और सुख, अत्यधिक सुख सुविधाओं को चाहता था, जिस कारण से आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, जिसे दूर करने के लिए प्रजा पर भारी कर थोप दिया गया और जिसे जो कर नहीं देते थे उससे कर को बलपूर्वक वसूल किया जाता था। जयसिंह जो कि 1128 से 1155 तक शासन किया था, ये लोहार वंश के अंतिम शासक थे। उसने यवन जो थे उन्होंने उसे पराजित किया। राज तरंगिणी का विवरण जयसिंह के शासन के साथ ही समाप्त हो जाता है और 11वीं शताब्दी में क्षेमेंद्र ने वृहद कथा मंजरी और सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना करी थी। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण जीएस हिस्ट्री के टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा, ये सीरीज, ये क्रम। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अगला जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। ये सारा यहां तक पढ़ा दिया है। उसके बाद बताएंगे कि राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति, विजयनगर, ये सारे के सारे आगे चलेंगे। उसके बाद मध्यकाल भारत की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से जुड़े ताकि आपको पीडीएफ मिलते रहें, और ज्ञानकोश फेसबुक पेज से जुड़े ताकि आपको और भी वीडियोस मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।